तो साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम दूसरे लेक्चर पे जा रहे हैं और इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसका स्रोत बीएस नेगी और आपके प्रोमिनेंट इतिहासकार अजय रावत हैं, तो उनके बारे में हम उनसे जुड़ा हुआ जो डेटा है जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम 3 चरणों से होते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले चरण में हम देखेंगे कि महापाषाण काल किसे कहते हैं, इसका मतलब होता क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फैक्ट देखेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ताम्रकाल पे। ताम्रकाल पे देखेंगे हम कि किस प्रकार से हमारे लिए ये कॉपर एज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपने आयरन एज में ये जो प्रिंटेड ग्रे जो पॉटरी होती है जिसे कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, उस पर आगे बढ़ते हुए हम अपने सफर को यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। तो मैंने आपको खाका बता दिया, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको चित्र दिख रहे होंगे। सबसे पहले महापाषाण काल के, तो महापाषाण काल के जब आपको चित्र दिख रहे हैं तो इन चित्रों को ही हम कहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको महापाषाण कहते हैं। अच्छा, इनका यूज क्यों होता होगा, कैसे होता होगा, तो जरा एक बार देखते हुए चलो, ठीक है। तो चलो एक सेकेंड ना, मैं बोर्ड में आपको दिखाता हुआ भी चलता हूँ, साथ में कुछ हम लिखते हुए भी चलेंगे, है ना, समझते हुए चलेंगे किस प्रकार से महापाषाण का यूज होता है। देखो जो ये महापाषाण है ना, महापाषाण ये जो शब्द है ये बना है अंग्रेजी के मेगालिथिक। लिथिक, मेगा का मतलब होता है बड़ा, अब लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो चलो ये तो यहां पे भी यही लिखा है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंसान इन बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, और जिस समय में इस प्रयोग करता था उसी को महापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो इस महापाषाण काल का मतलब है जहां पे ये बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। अच्छा, इनका प्रयोग, अब प्रश्न आएगा कि क्यों होता था, तो इनका प्रयोग क्यों होता था साथियों, इसके बहुत सारे पर्पज हैं। इसका पहला पर्पज था कि जैसे कि मानव है, तो मानव को स्टार्टिंग में दफनाते थे, तो दफनाने में इनका प्रयोग होता था। कर्म कांडों के लिए प्रयोग होता था इनका, दफनाने और अन्य कर्म कांडों के लिए प्रयोग होता था। कहते थे कि पुनर्जन्म से इंसान का संबंध है। जिस प्रकार से मम्मी बनाते थे ना मिस्र में, उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से समझ लो कि इंसानों को दफनाते थे। तो उसी के रेफरेंस में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, है ना, कि महापाषाण काल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए, तो अब मैं आपको पहले स्लाइड पे लेके चलता हूं, उसके बाद हम सीधा सीधा चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड में हम महापाषाण काल पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखो, तो महापाषाण काल, और महापाषाण काल में सबसे पहले मेगा का मतलब होता है बड़ा, और लिथ का मतलब पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थर यूजुअली मैंने बताया क्यों यूज होते, तो मृतकों को दफनाने के लिए यूज होते थे मेगालिथिक, है ना। इसमें ना केवल बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बल्कि साथियों इसमें आपके बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें से आते हैं मृद भांड, जिनको क्या कहते हैं, मृद भांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन भी आते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिनको शिष्ट भी कहते हैं, है ना। साथ में मैन हिर आते हैं, बड़े बड़े पत्थर। ये देखो, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो, अभी समझो बस। तो ये बड़े बड़े महापाषाण काल, इसमें देखो मैन हिर कुछ इस प्रकार से है, बड़ा सा पत्थर जिसको दीर्घाश्म कहते हैं। खंबे की भांति खड़े अनगढ़े ऊंचे पत्थरों को कहते हैं मैनहिर। इसका काल था, इंसान इसका यूज करता था। क्यों करता था, मृतक, जिस प्रकार से कब्रिस्तान होता है, सिंपल सा समझो, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान के बगल में एक ऐसे पत्थर लगे होते हैं और एक कब्रिस्तान है ना, कब्र है, तो वहां पे क्यों आइडेंटिफाई हो सके कि यहाँ पे कोई इंसान दफनाया गया, हमारे पूर्वज दफनाए गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए शायद इसका प्रयोग होता था, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे जो शिष्ट है, इस शिष्ट एक शब्दावली है। शिष्ट का प्रयोग क्यों होता था, तो शिष्ट एक विशाल शिलाखंड से बने हुए मकबरा जैसी संरचना होती थी, है ना। तो शिष्ट आपने देख लिया मेगालिथिक में, दूसरा दीर्घाश्म में देख लिए। कुछ इस प्रकार से देखो, पत्थर अलग अलग आकृति, जरूरी नहीं है आजकल तो स्ट्रक्चर होता है, सीमेंटेड होते हैं कब्र वगैरह, लेकिन उस समय इंसान ऐसा यूज करता था। और साथ साथ उसके साथ साथ हम देखेंगे ओखली भी यहाँ पे यूज होती थी। तो यहाँ पे दीर्घाश्म हो रहे हैं मेगालिथिक पीरियड में यूज, दूसरा यूज हो रहा है यहाँ पे शिष्ट हो रहे हैं यूज साथियों, और साथ में यहाँ पे यूज हो रही है ओखली। ओखली का मतलब ये देखो पत्थर है, और इस पत्थर पे गड्ढे 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 दिख रहे हैं आपको। ये जो गड्ढे 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 हैं यही आपकी कप मार्क्स हैं, जिन्हें ओखली कहते हैं। चट्टानों पे कुल मिला के गड्ढे हैं, ये चट्टानों पे बने हुए गोल धसाव हैं जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न को दिखाते हैं।
और उत्तराखंड में ना बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। ऐसे ये पत्थर है तो इस पे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि सर्पिल आकार के गड्ढे भी बने हुए हैं, ये गोल आकार के गड्ढे भी बने हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार के ये गड्ढे बने हुए हैं साथियों हमारे इस मेगालिथिक पीरियड में। तो मान लो कि इस पाषाण काल के बारे में आपने देखा हल्का सा इंट्रोडक्शन, हमने क्या कहा कि किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता था। अच्छा, इनकी सबसे पहले देखो कि इनकी खोज वगैरह किस किसने की। तो देखो सबसे पहले न्यूज़ आती है, सबसे पहले चर्चा का विषय आता है, वो कप मार्क्स आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कप मार्क्स का मतलब होता है ओखली, ये जो देख रहे हैं आप, तो गड्ढे गड्ढे, एक ओखली भी हो सकती है और दुनिया भर के छेद छेद हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एक रिवेट कॉर्नाक करके एक व्यक्ति थे, रिवेट कॉर्नाक, मैंने क्या कहा, रिवेक कॉर्नाक करके एक सर थे, रिवेक कॉर्नाक, मेरे साथ बोलेंगे आप, रिवेक कॉर्नाक करके 1877 में सर थे। तो इन्होंने पहली बार, सबसे पहले अंग्रेजों ने सबसे पहले उत्तराखंड में जब खोज की, तो इन्होंने खोज करते करते इस प्रकार से ये जो ओखली है कप मार्क्स की खोज की, और ये इन्होंने बताया कि ये क्यों बनाए जाते थे। एक ये बनाए जाते थे डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कला के लिए बनाए जाते थे सर, दूसरे किस लिए बनाए जाते थे, कर्मकांडों के लिए बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य क्या था, या तो सजावट के लिए या कर्म कांडों के लिए था। और देखो चंद्रेश्वर मंदिर है द्वारा हाट में, यहाँ पे जब खोजे गए तो इस प्रकार से 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए मार्क्स रिवेट को मिले, 12 समांतर पंक्तियों में, मतलब इस प्रकार से 12 पंक्तियां थी और एक दूसरे के पैरेलल थी, वहां पे गड्ढे गड्ढे गड्ढे, ऐसे गड्ढे गड्ढे गड्ढे, कप मार्क है ना। तो ये किसने खोजे, इसी प्रकार से लगभग रिवेट सर ने, है ना। उसके बाद आप देखोगे तो नौला जनरल है, नौला गांव है, एग्जाम्स में पूछेगा नौला कहाँ पे है, तो ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलोगे आप रामगंगा घाटी में और अल्मोड़ा में। कहाँ पे है नौला गांव, अल्मोड़ा में, रामगंगा घाटी में। तो यहाँ पे क्या मिला साथियों, यहाँ पे यशोधर मटपाल सर ने, ये नैनीताल के फेमस, तो इन्होंने इसी प्रकार से 73 इस प्रकार से ये 73 ओखलियां खोजी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मुनिया की ढाई जो इसी क्षेत्र में है, जोयो गांव में भी मैनहिर के बारे में खोजा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, है ना, मैनहिर बड़े बड़े पत्थर। तो इन्होंने ना केवल कप मार्क ढूंढे बल्कि जोयो गांव और यहाँ से मैनहिर भी ढूंढे, ठीक है। तो कप मार्क्स आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से ये जो कप मार्क्स है ये पाए जाते थे उत्तराखंड में। अच्छा, इनमें ना जब इनका वर्गीकरण किया गया वैज्ञानिकों ने, तो इनका अलग अलग प्रकार से, तो जो टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, ये टाइप 1, 2, 4, 5, 6 के जो कप मार्क्स होते थे, उनका विशेष रूप होता था कर्मकांड के लिए, कर्मकांड मतलब ईश्वर की पूजा वगैरह के लिए, है ना, इस प्रकार से रहा होगा, या जादू जिस प्रकार से भी रहा होगा। और उसमें ये जो महाश्म मानव द्वारा विशेष रूप से ज्यामितीय आलेखन के लिए या फिर धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका यूज होता था, है ना। जिस प्रकार से आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह भी तो बनता है। अब कोई हमसे, हमारे पास अब तो बहुत सारे संसाधन है जिसके माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं कि इस प्रकार से धार्मिक चिन्ह है, लेकिन अगर कोई और देखता तो जर्मनी में इसको हिटलर का चिन्ह मानते हैं और यहाँ पे धर्म का चिन्ह मानते हैं, तो इसका अलग अलग मतलब है ना, है कि नहीं है। तो ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, तो इसी प्रकार से कप मार्क्स से तो इनका कर्मकांडीय महत्व था। पहली बात एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अजय रावत के सोर्स से दे रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सोर्स है वो है अंत्येष्टि के लिए, यानी कि तीसरा जो प्रकार है गड्ढा किया गया पत्थर पे, क्यों किया गया, अंत्येष्टि, इंसान को दफनाने के लिए, है ना। तो मृतकों को अंतिम संस्कार या समाधान प्रक्रिया से जुड़ते हुए धंसाव गड्ढे, तो 2 प्रकार के गड्ढे हमने देखे उत्तराखंड में। पहला रीजन मानते हैं वैज्ञानिक, ये जो पुरातत्वविद हैं, कि कर्मकांड के लिए होता था, और दूसरा रीजन मानते हैं साथियों कि अंत्येष्टि के लिए होता था। तो इस प्रकार से 2 रीजन के माध्यम से हम देखते हैं कि आपके यहाँ पे ओखलियां देखने को मिलती हैं। अब ओखलियों पे जब चर्चा कर रहे थे तो कुछ इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो इन गड्ढों में देखेंगे हम सबसे पहले हेनवुड सर के द्वारा, सबसे पहले हेनवुड के द्वारा, किसके द्वारा, हेनवुड के द्वारा सबसे पहले 1856 में खोजा गया था। इनको उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो खोजबीन, तो सबसे पहले पुरातत्व के जनक के रूप में माने जाते हैं हेनवुड, ठीक है। इन्होंने एक चंपावत में स्थान है, बोलो चंपावत में कहाँ पे है, देवीधुरा में। तो देवीधुरा में इन्होंने महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। तो महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज सबसे पहले किसने की, आपके हेनवुड साहब ने। उसके बाद रिवेट
कॉर्नाक सर आए, तो रिवेट कॉर्नाक सर ने 1877 में की, इससे पहले 56 में हेनवुड सर ने की। तो हेनवुड सर ने की कहाँ पे की? देवीधुरा में की, चंपावत में, और पुरातत्व के जनक इसीलिए कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में पुरातत्व का शुरुआत इन्होंने की थी, है ना। तो महापाषाण कालीन अवशेष खोजे, कब खोजे? 1856 में। अभी मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। दूसरा रिवेट कॉर्नाक सर ने किया 1877 में, इन्होंने अल्मोड़ा के द्वाराहाट, पांडुखोली और अल्मोड़ा में ही सोमेश्वर, इन 3 जगह पे हमने महाश्म संस्कृति के खासकर क्या ढूंढे? कप मार्क्स ढूंढे। तो कप मार्क्स में विशेष योगदान है कॉर्नाक का, और जबकि आपका जो महापाषाणकालीन अवशेषों में योगदान है वो हेनवुड का है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो इन्होंने ही सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया, इसीलिए जो फोटो है ये देख रहे हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन करने का जो काम है ये किसने किया है सबसे पहले? तो डॉक्यूमेंटेशन करने का काम किया है कॉर्नाक सर ने, है ना। और खोजने का सबसे पहले काम किया है, इसीलिए पे ये इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी आपको दिख रहा है, ये हेनवुड साहब ने किया है। उसके बाद डॉक्टर यशोधर मठपाल सर का नाम आता है, अभी भी उत्तराखंड के पुरातत्ववेदा जो जीवित हैं। इन्होंने क्या किया सर? तो इन्होंने देखिए, इन्होंने रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा में, नौला गांव में और मेहरू उडियार में पाषाणकालीन अवशेषों की विस्तृत खोज की, बहुत ज्यादा खोज की इन्होंने, तो यशोधर मठपाल सर ने, है ना। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएं तो डॉक्टर MP जोशी और डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच जी ने भी उत्तराखंड के अलग अलग जगह पे महापाषाण काल से खोज की। अभी मैं आपको ना लास्ट में, क्लास के एंड में माइंड मैप भी बताऊंगा, इससे क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें आपकी, क्रिस्टल क्लियर, कि जो जो हमने पढ़ा उसको लाइन वाइज, और मैं आपको भेज भी दूंगा, आप उसके प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी आपको सोर्स बताऊंगा, ठीक है साथियों। अच्छा आ जाओ, डॉक्टर MP जोशी और डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच, जिनको पद्मश्री मिला 2024 में, ये वही हैं, है ना। तो इन दोनों ने भी खोज की। डॉक्टर MP जोशी सर ने कहाँ पे की? तो इन्होंने की कुमाऊं में, खेकन में, जसकोट में, और ठीक है, तो कुमाऊं के खेकन और जसकोट में MP जोशी सर ने की। और उसके बाद आपके गढ़वाल में, गोपेश्वर में और नयार घाटी में, यानी कि गोपेश्वर हो गया आपका चमोली में और नयार घाटी हो गया पौड़ी में, यहाँ पे खोज की सर यशवंत सिंह कठोच जी ने, है ना। तो यशवंत सिंह कठोच और इन दोनों ने खोज की। तो मैंने आपको इस स्लाइड में 4 नाम बताई, चारों नाम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम हेनवुड का नाम 1856 में इन्होंने खोज की, पुरातत्व के जनक कहलाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि रिवेट कॉर्नाक बताया, रिवेट कॉर्नाक 1877 में द्वाराहाट में, पांडुखोली में और सोमेश्वर में इन्होंने पुरातत्व जो कप मार्क्स हैं उनकी खोज की, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन का सबसे पहले इन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद मैंने आपको बताया यशवंत सिंह कठोच, यशोधर मठपाल के बारे में, इन्होंने अल्मोड़ा में, नौला ग्राम और मेहरू उडियार में पाषाणकालीन अवशेषों की विस्तृत खोज की। उसके बाद MP जोशी और यशवंत सिंह कठोच सर के बारे में बताया। MP जोशी ने खेखन और जसकोट में खोज की, जबकि गढ़वाल के गोपेश्वर और नयार घाटी में यशवंत सिंह कठोच ने खोज की, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इसके बस इतना ही है, महापाषाण काल खत्म, 5-10 मिनट का टॉपिक। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ताम्रकालीन संस्कृति। ताम्रकाल का मतलब तांबे का काल। तांबे के काल में इंसान को इस समय धातु का देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको पता है कि इंसान जिस धातु से रूबरू हुआ प्यारे साथियों, वो क्या था? तांबा था। लोहा की खोज तो काफी बाद में हुई है कि नहीं है, इससे पहले हुई तांबे की खोज। तांबे की खोज से सबसे पहले जब इंसान रूबरू हुआ तो धातु युग का आरंभ ही तांबे से माना जाता है, और उसमें हमें मिलती हैं रहस्यमयी मानव आकृतियां। ये जो रहस्यमयी मानव आकृतियां, इन पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन के थ्रू आगे लेके जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1986 की बात है, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में ताम्र संस्कृति का मतलब इंसान के तांबे का पहला साक्ष्य मिला। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तांबे की संस्कृति का पहला उपकरण कहाँ पे मिला? तो कौशल सक्सेना के द्वारा हल्द्वानी और अल्मोड़ा में खोजा गया। कब खोजा गया? 1986 में खोजा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है बनकोट, एग्जाम्स में पूछा भी गया है 1989 में, 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ में 8 तांबे की उपकरण मिले, यानी कि तांबे का खजाना है एक हिसाब से, हमें साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में इनको हमने सुरक्षित भी रखा है ना। तो अजय रावत जी लिखते हैं कि 1989 में बनकोट से, पिथौरागढ़ से हमको तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद 1989 में तीसरा है, अब देखिए साथियों मैंने इसमें करंट अफेयर भी जोड़ा है, उसको भी हम साथ में ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा है नैनी पाताल में 1999 में 5 दुर्लभ तांबे की मानव की आकृतियां मिली हैं। तो हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। पहले मैंने बताया आपको 1986 में हल्द्वानी और अल्मोड़ा में सबसे पहले तांबे का पहला उपकरण प्राप्त हुआ और कौशल सक्सेना के द्वारा प्राप्त हुई।
उसके बाद मैंने बताया 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ से तांबे की आकृतियां मिली। कितने मिले? 8 उपकरण मिले। उसके बाद मैंने बताया कि 1999 में नैनी पाताल में 5 दुर्लभ ताम्र मानव आकृतियों को खोजा गया। और लास्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये है जुलाई 2025 की बात। जुलाई 2025 में भीमताल का एक मेहरा गांव है। कौन सा गांव? मेहरा गांव। इस मेहरा गांव में डॉक्टर यशोधर मटपाल को वहां के लोगों ने कुछ आकृति मिली। देखो कुछ ऐसी आकृति मिली, जैसे मैं चित्र बना रहा हूं लगभग वैसी ही आकृति मिली। ठीक है, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा। कुछ इस प्रकार की आकृति मिली। तो ये आकृति किसकी लग रही है? इंसान की तो लग रही है। तो डॉक्टर यशोधर मटपाल को तांबे की एक ऐसी आकृति मिली 2025 में। मतलब मेहरा गांव के लोगों ने, भीमताल के लोगों ने जब खुदाई कर रहे थे तो वहां पे मिली उनको, और उन्होंने ये यशोधर मटपाल को दी। और यशोधर मटपाल जी ने जब इसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये 3500 साल पुरानी तांबे की मानव आकृति है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मानी जाती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये तांबे की मानव आकृति कहां से मिली है? भीमताल से मिली है, मेहरा गांव से मिली है, जुलाई 2025 में मिली है। यशोधर मटपाल का कहना है कि 3500 साल पुरानी तांबे की मानव आकृति है ना, और उत्तर सिंधु सभ्यता के काल की मानी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का है। तो इन सब में हम करंट अफेयर के साथ साथ पुराने डेटा को भी लेके चल रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें मैंने बताया 1986 में हल्द्वानी में, 1989 में बनकोट में, 1999 में नैनी पाताल में, और जुलाई 2025 में पिछले साल मिली है भीमताल मेहरा गांव में। ठीक है।